नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास आपके 5 फरवरी के फिजिक्स के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इसी 70 ऑब्जेक्टिव से आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको क्लास में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है और क्या पूछा जा रहा है। देखो, यहाँ पे प्रश्न है कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। तो बच्चों, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो बच्चों परमाणु कहते हैं। और यह किसके द्वारा बतलाया गया था, तो यह डाल्टन के द्वारा बतलाया गया था। बच्चों, जितना भी मैं अलग से बताऊं एकदम याद करते हुए चलिएगा और याद रखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार परमाणु का जो केंद्र होता है ना भाई, वो नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक। और नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻15 में होती है, मीटर में। ये याद रख लो। ये नाभिक जो बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है भाई। जितना अलग से बताऊं याद करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बनने वाला सब मैं बता रहा हूं इस क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में क्या होता है? ईएसयू यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पूछा गया है। 4.78 गुना 10⁻⁻10 यहाँ पे होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। आवेश के मूल गुण क्या है बच्चों? 2 नंबर में भी आएगा कि आवेश का मूल गुण से आप क्या समझते हो। तो भैया, आवेश योगात्मक होते, बिल्कुल करेक्ट है। आवेश संरक्षित होते, करेक्ट है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है, ऑप्शन डी लगा दो। बच्चों, आवेश की बात करूं मैं तो आवेश एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। एकदम रटते हुए चलो, इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना, शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देख लेते हो तो बच्चा पार्टी हम गारंटी लेते हैं इस क्लास से आप बहुत सारे प्रश्न को एग्जाम में बना के आओगे। ये हो गया। अब देखो दूसरा, अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो वो भी देखो। कूलम इसका मात्रक होता है। क्या होता है? कूलम। अब कूलम के जगह नैनो कूलम आए, उसके बाद माइक्रो कूलम आ जाए, तो ये सभी आप लगा सकते हो मेरे भाई। ओके, चलो और भी बता दो। एक नैनो कूलम बराबर 10⁻⁻9 कूलम होगा। एक यहाँ पे माइक्रो कूलम की बात करूं तो भैया क्या होगा? 10⁻⁻6 कूलम होगा। ये सब आपको याद रखना है मेरे भाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ क्या है। वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता, उसे भैया विद्युत रोधी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर बता के चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथी, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा आज के क्लास को सबसे पहले आप लोग लाइक कर लोगे। कर दो ना मेरे भाई। देखो, परावैद्युतता के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? परावैद्युतता का मात्रक आपने पढ़ा होगा भैया, एफ समानुपाती Q1 Q2 से हमने निकाला है R² से। ये मात्रक हमारा n इनवर्स m इनवर्स टू C2 होता है। दूसरा मात्रक हमने निकाला था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D फॉर्मूला से, कि भैया ये यहाँ पे ये भी मात्रक होता है। मतलब A और B दोनों जो है ना, ये परावैद्युतता का मात्रक है। और वोल्ट प्रति किसका मात्रक है? वोल्ट प्रति मेरे भाई ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। किनका है? ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में मैं जितना भी पॉइंट लिखता हूं ना भाई, एकदम रटते हुए चलो। एक बार में नहीं होगा, 2 बार क्लास को देखो। देखो यहां पे है विद्युत विभव। क्या है? पहले मैं बता दूं, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जो होगा वो वोल्ट हो जाएगा, ये याद रख लो आप लोग। और V बराबर W/Q फॉर्मूला होता है विद्युत विभव के लिए, ये याद रख लो। कार्य का यहाँ पे जूल होगा, चार्ज का कूलम। तो आप एक चीज और याद रखो, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ये बात भी आपके ध्यान में चलना चाहिए, इतना बात। और बच्चों, इसका विमीय सूत्र होता है MLT। यहाँ पे कौन सा होगा? MLT कौन सा? ML2। यहाँ पे 1 मिनट भैया, यहाँ पे ML2 T इनवर्स 3 होगा और A इनवर्स। ये क्या है? विद्युत विभव का विमीय सूत्र है। ओके, अब देखो, विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र भी यही होता है। एकदम रट लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु धनावेशित हो जाता है, अगर हम किसी वस्तु को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं मेरे भाई, तो उसका यहाँ पे द्रव्यमान घट जाएगा। लेकिन अगर हम ऋणावेशित करते हैं तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। कुल मिला के है, जब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे उसका द्रव्यमान बढ़ेगा भी घटेगा भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, यहाँ पे बच्चों केंद्र पर पूछा गया है। बताओ 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, लेकिन विभव
कभी शून्य नहीं होता। 8 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो 9 का बताओ यहाँ पे। किसी चालक को यहाँ पे किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, इधर आओ भाई, इधर देखो पहले। सी बराबर क्या पढ़े हो, एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी। तो भैया यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्षेत्रफल है तो ये निर्भर करेगा, यहाँ पे चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर भी निर्भर कर रहा है, ये भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे माध्यम की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है, तो ये भी आप, दूरी है ना भैया, तो ये एप्सिलॉन नॉट भी है, मतलब ये निर्भर करेगा। तो इनमें से सभी आपका राइट हो जाएगा। क्या लगा रहे हो, 9 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है किसके, सी समानुपाती आर पर है। वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर बता दो, इसीलिए सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर, ये आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहाँ पे, संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम संग्राहक पट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पे संग्राहक। और याद रखिएगा, जो पट्टिका भूधृत होती है, भू पर आधारित होती है, उसे हम लोग यहाँ पे संघनक पट्टिका बता के चलते हैं। चलो अगला नंबर सवाल है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। देखो, एक समांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र, कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 13 का बता के चलो, वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत पदार्थ को रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट का बताइएगा, 2 चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है, ये किस पर निर्भर करेगी मेरे भाई, ये विभवांतरों के वर्ग पर निर्भर करती है। आपने ये सब पढ़ा होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सही है, अब बताओ यहाँ पे मेरे प्यारे से भाई। चुंबकीय आघूर्ण अदिश नहीं भाई, चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व के लिए ये सदिश राशि है बिल्कुल, लेकिन ये गलत हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है बिल्कुल सही है, और धारा घनत्व अदिश ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई धारा घनत्व भी सदिश राशि है, चुंबकीय आघूर्ण तथा धारा घनत्व दोनों सदिश राशि है भाई। यहाँ पे 15 का सी बताओ ना, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता, वो भी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चुंबकीय आघूर्ण के लिए मैं यहाँ पे मात्रक बता देता हूँ, देखो इसको हम म्यू द्वारा दर्शाते हैं, म्यू बराबर आई गुना में ए होता है, तो यहाँ पे धारा का एम्पियर, यहाँ पे एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया, लेकिन धारा घनत्व को हम जे द्वारा दर्शाते हैं, जे बराबर आई बट्टा में ए होता है, तो यहाँ पे धारा का एम्पियर बट्टा में एरिया का मीटर स्क्वायर, मतलब ये बट्टा में लग गया और ये गुना में लग गया, इसको आप ऊपर करोगे तो ऐसे भी इसे लिख सकते हो। तो बच्चों ये दोनों का मात्रक आपको याद रख के चलना है, एग्जाम में आएगा तो फिर बता के चलिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किसके बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। निर्वात का भैया परावैद्युत सामर्थ्य है, अगर परावैद्युत स्थिरांक पूछता तो हम 1 बताते, लेकिन स्थिर यहाँ पे सामर्थ्य है अनंत होगा। परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, ये आपको याद रखते हुए चलना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सममितीय अणु के द्विध्रुव आघूर्ण कैसे होते हैं। सममितीय अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं तो शून्य होते हैं। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे 19 का बताइएगा, एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा। एम्पियर घंटा मेरे प्यारे से भाई आवेश का मात्रक है, कई बार मैंने बता चुका है, तो ये आपको भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, भी स्क्वायर बटा में आर। ये भैया ट्रेंडिंग प्रश्न है सभी, इसे तो पढ़ के ही जाना, अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हो तो ये पढ़ के जाना अनिवार्य है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 का बताओ, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। आर बराबर क्या होगा, रो एल बाई ए होता है, रो बराबर आर ए बट्टा में एल होता है, दोनों यहाँ पे मात्रक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। हमें रो पूछा गया, आर ए बट्टा में एल, कहीं ना कहीं 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग समेशन आई बराबर 0, समेशन आई बराबर 0, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 बताओ, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है भाई। किरचॉफ साहब का
द्वितीय नियम जो है ना, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। पहला नियम आवेश पर है, ये क्या है, ये प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है मेरे प्यारे से भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बच्चा पार्टी कितना होगा बताओ? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक गॉस होता है। क्या होता है? एक गॉस। 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आपने लगा के चला है। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बहुत अच्छे, यहाँ पे बताओ, एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है किसके द्वारा? एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलना है तो ये इसके समांतर क्रम में हम निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है विक्षेप के। आई समानुपाती थीटा आपने पढ़ा होगा 26 का, आप ए बता के चलो। चलो ये बताओ यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर की कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर उसकी धारा की सुग्राहिता क्या होती है? वो भी बढ़ जाती है। 27 का मेरे प्यारे से भाई ए लगाइएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, वह धारा जिसके मान और दिशा यहाँ पे समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा। 28 का आप ए बता के चलो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है? ये मूल औसत वर्ग धारा को मापेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है? विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा डायरेक्ट करंट है मेरे प्यारे से भाई। क्या है? डायरेक्ट करंट हो जाएगा। चलो बताओ, प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि आपने पढ़ा होगा XL बराबर आपने पढ़ा होगा ओमेगा L होता है। और अगर ये होता है तो XL बराबर आप ओमेगा बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 पाई f और इनटू में ये L लगा दो, तो कहीं ना कहीं XL बराबर 2 पाई FL, XL बराबर 2 पाई FL। 31 का ऑप्शन ए। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला भी आपके दिमाग में होना चाहिए, कहीं ये वाला अब की बार आ जाए तो फिर लगा के आइएगा। चलो बताओ यहाँ पे, सोलर कुकर में उपयोग होता है किसका? सोलर कुकर में मेरे भाई अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। 32 का राइट आंसर आपने सी बता के चला है। अगला बताइएगा, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? प्रकाश के रंग का कारण इसकी आवृत्ति है। प्रकाश के रंग का कारण प्यारे से बच्चे आवृत्ति है इसकी। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। और भैया प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसका मान आप लोग याद रख लो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है? ये भाई नहीं होता है, ये होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। ये आपको याद रखते हुए चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, जल और कांच की अपवर्तनांक क्रमशः ये दिए गए हैं, तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे म्यू डब्ल्यू वाटर वाला कितना? 4/3 है। क्या भाई? 4/3 है। और म्यू जी कितना? ग्लास वाला कितना दिया गया बताओ? 3/2 है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू जी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? जल्दी से बताओ। म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी होता है। अब म्यू यहाँ पे डब्ल्यू कितना? 4/3 दिया गया तो इसको लिख दो, बट्टा में म्यू जी कितना? यहाँ पे 3/2 दिया गया है, इसको लिख दो। इसको ऊपर कर लेते हैं ना, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन इधर कर देते हैं भाई। इधर देखो 4/3 है और इसको ऊपर करोगे तो गुना में क्या लग जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा, बट्टा में 3 आ जाएगा। 4 दूना के बराबर में 4 दूना 8 और 3 दिया 9, 8/9 हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 का मेरे भाई डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है? कौन सा कारण है मेरे प्यारे से भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। चलो अगला बताओ, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? घट जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो बताओ, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष का निर्माण वर्ण विक्षेपण में होता है। इंद्रधनुष का निर्माण मेरे प्यारे से भाई वर्ण विक्षेपण में होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लगा के चल सकते हो। देखो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? पहले आप याद रख लो, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ये याद हो गया। तब आपने पढ़ा होगा P बराबर 100 बाय फोकस दूरी, जब हमारा फोकस दूरी किसमें हो? सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है ना, तो अब देखो P बराबर 100 बाय फोकस दूरी 10 दिया गया, तो 10 10 इनके 100। P बराबर क्या होगा? 10 यहाँ पे डायोप्टर। तो क्षमता ही तो पूछा था, 10 डायोप्टर। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे प्लस लगाना जरूरी है क्या? प्लस लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? देखो उत्तल लेंस की मैंने ऊपर लिखा धनात्मक होती है, अवतल लेंस की यहाँ पे ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस की क्षमता पूछे या फिर फोकस दूरी पूछे, दोनों के दोनों ऋणात्मक होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु लगभग कितना होता है? सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु यहाँ पे कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा, जबकि दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत होता है, याद रखना है आपको। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? खगोलीय दूरदर्शक में मेरे भाई अंतिम प्रतिबिंब की बात हो तो काल्पनिक एवं उल्टा बनता है। मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? जस्ट मैंने बताया कि मनुष्य की आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या से जो दृष्टि दोष होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बता के चलो, उसे हम लोग अबिंदुकता कहते हैं, जिसे दूर करने के लिए हम यहाँ पे बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। निकट के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, दीर्घ के लिए यहाँ पे उत्तल लेंस का यूज करते हैं, जबकि जरा के लिए भैया बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। किसका? बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ रेले के अनुसार, भैया रेले कोई वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इसके अनुसार परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य देखिए क्या होती है? आपने ये पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा मेरे भाई? आपने पढ़ा होगा आई ऐसे व्युत्क्रमानुपाती 1/λ पर पावर 4 होता है, मतलब चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 46 का बी बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? ये हमारा वर्ण विक्षेपण कहलाती है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, आपने पढ़ा होगा VIB GYOR। कितना हुआ? 2 4 3 7। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ न्यूटन के कणिका सिद्धांत, भैया कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और अगर पूछे ना तरंग सिद्धांत किसने दिया था तो हाइगेंस ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। और न्यूटन ने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये 1675 में करा था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो बताओ हाइगेंस के द्वारा क्या दिया गया? देखो कणिका सिद्धांत भैया किनके द्वारा? लिख लो, ये दिया गया न्यूटन के द्वारा। क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा? यहाँ पे मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया है। द्रव्य तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? डी ब्रोगली के द्वारा ये दिया गया है। और यहाँ पे क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया भैया? या भाई तरंग सिद्धांत इसके द्वारा कहां दिया गया? यहाँ पे हमने सोचा क्वांटम सिद्धांत ये यहाँ पे मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। ये किसके द्वारा? ये मैक्स प्लांक और तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइगेंस के द्वारा क्या दिया गया? यहाँ पे तरंग सिद्धांत दिया गया, समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ इनमें कौन है जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है? नहीं होने वाले का नाम पता है क्या भाई? वो गामा किरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 51 का बताइएगा रेडियो सक्रियता की क्या इकाई है? रेडियो सक्रियता की क्या इकाई है? क्यूरी है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला बताओ निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? विभाजित नहीं किया जा सकता फोटोन को। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान मेरे प्यारे से भाई शून्य होता है। नाभिकीय बल क्या हो जाएगा? नाभिकीय बल का लघु परास 10⁻⁻14 होता है। संतृप्त होने वाला ये बल होता है। आवेश से स्वतंत्र होता मतलब आवेश अनाश्रित है। इनमें से सभी आपका राइट हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ यहाँ पे प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया मेरे भाई रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बटन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बटन सेल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। क्या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो क्या कहलाएगा? ये बटन सेल कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि बेसिक गेट कौन सा होता है? वही ना, एंड और नोट को हम बेसिक गेट कहते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट बताइएगा, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला नंबर सवाल है कि नोर गेट के लिए देखो, और के लिए क्या होता है, a प्लस बी बराबर में y, और के लिए हमने जोर बताया, अगर नोर आए ना ऊपर में से बार लगा दो, ये नोर का बन गया। और नोर के लिए कहीं ना कहीं आपका, कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पे कोई सही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में कोई पे बार लगाना पड़ेगा, चाहे इसी पे आप लगा दो, तो ये आपका नोर का बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया ऊपर में बार लगा होना चाहिए, तभी तो मजा आता है ना। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, अभी मैं बता दिया, ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर एंड के लिए पूछेगा, ए एंड डी, एंड गेट के लिए तो क्या होता है, ए इंटू में बी बराबर वाई होता है, ये हो जाएगा। अगर इसी जगह एंड की जगह नेंड लग जाएगा तो ऊपर में बार लगा देना, बस यही है सिंपल सा इसका फंडा। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ निम्नलिखित में कौन यहाँ पे अल्फा कण के लिए सही, अल्फा कण हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या है बच्चों, हीलियम का नाभिक है। चलो बताओ अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। बताओ यहाँ पे दशमलव अंक पद्धति की संख्या 26 का द्विआधारी समतुल्य क्या होगा, निकाल लो ना भाई, कितना बार बताए हैं, 2 से 13 दूना 26 शेष 0 बचा, फिर 2 से लेकर 6 दूना 12 शेष 1 बचा, फिर 2 तिहाई 6 शेष 0 बचा, फिर 2 एकम 2 शेष 1 बचा, नीचे से ऊपर चले जाओ, 11010 11010 और इससे द्विआधारी 2 लगा दो, 11010 11010 1 यहाँ पे 11010, ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 59 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम जो है वह है और उसके दोनों निवेशों के गुना से, मतलब a इंटू बी गुना करने पर प्राप्त होता है, तो ये मैंने बताया एंड गेट का हो जाएगा। एंड गेट का ये बूलियन व्यंजक है, मैंने आपको ऊपर बताया, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। सोडियम का दहली तरंग दैर्ध्य कितना होगा, अगर सीजीएम का पूछे, सीजीएम एग्जाम में आया है, अगर सीजीएम का पूछे तो 656 नैनोमीटर होता है, और अगर सोडियम का आपसे पूछेगा, अगर भैया सोडियम का पूछेगा तो 540 नैनोमीटर बता के आइएगा। चलो बताओ यहाँ पे गैसें चालकता तब प्रदर्शित करते हैं जब इसके दाब को क्या किया जाता है, जब इसके दाब को भैया कम किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, अगला नंबर सवाल है कि थॉमसन विधि द्वारा आवेश का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करते हैं, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ प्लांक नियतांक का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकंड, क्योंकि E बराबर आपने पढ़ा है एच न्यू होता है, H बराबर क्या होगा, E बटा में V होगा, वो एनर्जी का जूल होगा, आवृत्ति का सेकंड इनवर्स, इसको ऊपर भेज दो तो जूल सेकंड बचा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा, दशमिक अंक पद्धति का आधार क्या होगा, द्विआधारी का 2 होता है, दशमिक के लिए 10 होता है, तो 65 का क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिलाने पर उसकी चालकता क्या होती है, उसमें अपद्रव्य को मिलाएंगे तो थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा इसकी चालकता। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइएगा 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर मैंने बताया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल होता है, जबकि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है यहाँ पे 3 गुना 10 पर पावर क्या होता है, 6 होता है क्या, नहीं भैया 3.6 होता है। यहाँ पे एक बात याद रख लो, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होगा। तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा, 67 का। क्या बता रहे भैया, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन ही, कुल मिला के ऑप्शन ही गलत है, ये याद रख लो कि ये करेक्ट हो जाएगा। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 होता है। अगर आप ये लगाओगे तो मैं बताऊं, ये यहाँ पे वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य होता है, ये ऐसे नहीं होने वाला मेरे भाई। 3.6, 3 पॉइंट यहाँ पे 6 लगाओ, तब ऑप्शन नंबर ए लगाना आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, ऐसे मिला जुला के ये करेक्ट करोगे, अगर पॉइंट में नहीं तो लगभग में ये करेक्ट हो सकता है। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है, यदि किसी चालक के संवहन वेग को VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के द्वारा संबंध क्या होगा, VD समानुपाती E होता है, VD समानुपाती E होता है, VD समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, बिजली के हीटर तथा इस्त्री में किसके तार का उपयोग होता है, कौन सा तार होता है, तो नाइक्रोम का तार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलो बताओ चुंबकशीलता का बीमा क्या हो जाएगा, चुंबकशीलता के लिए बीमा म्यू बराबर क्या पढ़े हो, बी बटा में एच, बी बटा में एच, इससे आप निकाल लेना ना, क्या होता है MLT इनवर्स 2 और बटा में हमारा क्या होता है, यहाँ पे एम्पियर का स्क्वायर होता है, इसको ऊपर कर लोगे तो आपका क्या निकलेगा,
MLT और इनवर्स 2 बटा में ये ऊपर जाएगा तो ए यहाँ पे A इनवर्स 2 लग जाएगा। ए की जगह धारा का मात्रक यहाँ पर I लिखो, ये A लिखो, मतलब -2 दोनों में -2, मतलब कहीं ना कहीं क्या ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यारे भाई ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और बच्चों क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, नए नए जो रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, इंटर के बाद भी हम आपके साथ रहेंगे। जो भी आप तैयारी करोगे, जिसका भी तैयारी करोगे, कोई भी जॉब का तैयारी करोगे, वो आपके प्रदीप भैया करवाएंगे। तो बस आप लोग जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।